खरल साहब, ये तो अब इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत ही नहीं रही या अदालतों की ज़रूरत नहीं है। मरियम साहबा ने फैसला सुना दिया है, इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर उन्होंने नाम बता दिए हैं कि जनाब हिंदुस्तान से कौन फंडिंग कर रहा था इमरान खान को और इसराइल से कौन कौन फंडिंग कर रहा था। तो अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी और काम की, ये तो उन्होंने काम आसान कर दिया इदारों का। देखिए उसामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो बड़े सीरियस इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा है कि ये जो फंडिंग हुई है इसमें जो मुल्क के दो दुश्मन मुल्क हैं, एक इजराइल और एक भारत, वहाँ से फंडिंग हुई है। और उन्होंने जो स्पेसिफिक बात की है, उन्होंने कहा कि यहूदी एजेंट के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से इजराइल और हिंदुस्तान के फंड से इलेक्शन लड़ा है। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, यानी इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन लड़ा है, उनकी इलेक्शन कंपेन जो है बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब के, पहले उन्होंने कहा कि वो एजेंट है, फिर वो कह रहा है जो इलेक्शन लड़ा है उसके लिए जो फंडिंग है वो हिंदुस्तान और इजराइल जो है उसके पैसों से लड़ी है उन्होंने। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने एजेंट्स को वज़ीर आज़म बनाया। अब मामला ये है उसामा साहब, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि कौम को बताया नहीं जाता, अवाम को हमेशा गुमराह किया जाता है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस वक्त नहीं बल्कि गुज़श्ता 7 सालों से 2014 से पीटीआई की जो जमात के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और 2017 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके हवाले से फॉरेन फंडिंग के केस चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है उसामा साहब, जो किसी को आज तक नहीं पता या किसी टॉक शो में भी शायद डिस्कस ना हुई है। जी जरूर। वो सबसे अहम मामला ये है कि जो बार बार हम फॉरेन फंडिंग को तो इलेक्शन कमीशन टच ही नहीं कर सकता। अच्छा। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हनीफ अब्बासी के केस में 2017 में ये बाकायदा इसका तयन कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग के मामले में कोई तहरक नहीं कर सकता, कोई कार्रवाई नहीं कर ले सकता, कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2017 की जो हनीफ अब्बासी साहब की जजमेंट है, जिसको बेस बनाया वहां पे पीटीआई की हुकूमत जमात ने इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है तो आप किस तरह फॉरेन फंडिंग को, ये प्रोहिबिटेड फंड जो है ना, जो प्रोहिबिटेड फंड है, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर सकता है। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग के हवाले से तहकीकात करने के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत, जिस तरह अगर गद्दारी का मुकदमा हो तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट जो मुद्दई बन सकती है, किसी को नॉमिनेट करती है। इस तरीके से अगर फॉरेन फंडिंग का कोई मामला होगा तो वो जो भी वफाकी हुकूमत होगी। और 2017 में जब ये फैसला आ गया, बड़ा अहम नुक्ता है, जब 2017 में फैसला आके तयन कर दिया गया कि फॉरेन फंडिंग का मामला मौजूदा हुकूमतें वक्त देखेगी, उस वक्त वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब और नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे। तो 2014 में जो पीटीआई का केस पड़ा हुआ था पेंडिंग, उसके ऊपर तो वजारत दाखिला कॉग्निजेंस लेती बिल्कुल और इमरान खान साहब के खिलाफ एक्शन लेते। अच्छा बाबा साहब, ये मामला है असल मामला, लेकिन अवाम को घुमाया जा रहा है। अच्छा, इस पर बड़े पहलू हैं जिस पर हमने तफसील से बात करनी है। बाबर डॉक्टर साहब, जल्दी से ये अचानक शिफ्ट क्यों हुआ है? ये कहाँ ख्याल आया पीडीएम को कि अब ये हमें ये ट्रैक बदलना है, ये पटरी जो है ये बदलनी है, ये लॉन्ग मार्च और ये सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन वो तो हमने ख़त्म करने थे और दिसंबर के बाद जनवरी का सूरज नहीं देखना था हुकूमत ने, लेकिन ये ट्रैक अचानक से कैसे बदला और ये फॉरेन फंडिंग की तरफ कैसे आ गया? 2014 का केस है ये। उसामा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब पीडीएम ने जो पहला नारा लगाया वो ये था कि जनाब हम इस्तीफे देंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम जाली असम्बलियों को नहीं मानते। पीएमएलएन का भी यही नारा था, मौलाना फजलुर रहमान का भी था, ताकि उसके बलावल भी थोड़े थोड़े कन्विंस नजर आ रहे थे। और इसके बाद किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना। बाद में फिर पार्टी वहाँ से भाग गई, नून लीग भी भाग गई और अल्टीमेटली मौलाना फजलुर रहमान को भी भागना पड़ा। ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं, बिलावल साहब जो है वो कल से उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आज भी वो जश्न मना रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अब पीडीएम के पास करने को है क्या? उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब पीडीएम ने कुछ ना कुछ तो करना ही है। अच्छा। उन्होंने कहा और कुछ नहीं तो चले ब्लू एरिया में जाके एक हंगामा रही कर रहे हैं। ये इनको सर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, बस अपने आप को मसरूफ रखे रहे हैं, सारे वेले बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पास करने को है क्या? ना वो सेनेट के मेंबर है, ना नेशनल असेंबली के मेंबर है, ना उनके पास कोई पोर्टफोलियो, घर में वेले बैठे हैं। मरियम जो है वो भी वेली बैठी हुई है।
कुछ ना कुछ ये सबूत कोई नहीं है जो मरियम कह रही है, नाम ले रही है, मरियम तो नाम ले रही है हिंदुस्तानी का। सर मेरी एक बात सुन लें, मरियम ने भी आज कहा, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ये इसराइल का पैसा है, हिंदुस्तान का पैसा है। मौलाना आपके इस बयान की 2 टके की वैल्यू नहीं है। अगर ये इसराइल से पैसा आया है, अगर ये इंडिया से पैसा आया है, कागज लेके आए, साबित कर दें। सारी कौम जानना चाहती है, सारी कौम में, चाहे वो पीटीआई है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। उसामा साहब, बात यह है कि जिस पार्टी को इसराइल या इंडिया फंड कर रहा है उसको खत्म हो जाना चाहिए। साहब मरियम साहिबा ने तो नाम लिए हैं बंदों के, उन्होंने नाम लेकर बताया कि ये फलां बंदा था, इसने दिया है, तो ये तो वो सुबह जाएंगे सबूत देना। मरियम साहब के वालिद साहब के हवाले से जो इंडियन बड़े मोतबर लोग हैं वो किस तरह टीवी पे आके कहते रहे कि हमने नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है जी, वो उस पे मरियम साहिबा नहीं बोलती, लेकिन उनको डिनाई बात भी है ना। मरियम साहिबा के भाइयों को ये उनको नहीं पता, भारत के साथ जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनके फैमिली के, क्या मरियम साहिबा को इस चीज का नहीं पता? अब मामला ये है कि उसामा साहब पीटीआई की बात हो, आज पीपल्स पार्टी एडमिट कर रही है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि बिल्कुल अगर हम बाहर से अगर पैसा लाते हैं, फंड रेजिंग करते हैं पार्टी के लिए, तो वहां के कवानीन के मुताबिक आपको एक कंपनी खोलनी पड़ती है, एजेंट मुकर्रर करना पड़ता है और उसके जरिए पाकिस्तान पैसे मुंतकिल किए। अच्छा, दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग जो एक और हम इसको मिसपरसेप्शन पे ले जाते हैं। फॉरेन फंडिंग की मुराद ये है कि किसी गैर मुल्की जो है ना, अच्छा मैं ये ला पढ़ देता हूं आपको, ये जो लॉ है ना, इदारे ने फंडिंग की है। अब अगर पाकिस्तानी वहां बैठा है अमेरिका में, बरतानिया में, वो पैसे दे रहा है, तो उसको मैं नहीं समझता कि उसको फॉरेन फंडिंग हम कहें। ये मैं ना आपको ओवरसीज पाकिस्तानी ने पार्टी फंडिंग, मैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रूल है, इसका सेक्शन 3 है, मेंबरशिप फी एंड कंट्रीब्यूशंस। Any contribution made directly or indirectly by any foreign government, multinational or domestically incorporated public or private company, बाहर की या मुल्क की जो incorporated company है, वो firm, trade or professional association shall be prohibited and the parties may accept contributions and donations only फ्रॉम इंडिविजुअल्स। कि आप किसी कंपनी से, किसी कॉर्पोरेट कंपनी से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, यानी कि आप इवन किसी इस्लामी मुल्क से, किसी दोस्त मुल्क से भी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सकती। किसी बाहर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी या यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनी से भी आप फंडिंग नहीं ले सकती। इंडिविजुअल से अलबत्ता इंडिविजुअल में कहीं ये नहीं लिखा, इंडिविजुअल से मुराद है पाकिस्तानी, वो चाहे लंदन में बैठा हुआ है, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अपनी कंट्रीब्यूशन भिजवा सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, अयाज मीर साहब सीनियर अब साफी भी हैं, लिखते भी हैं, वो हैं साफी सर जी, और नहीं सर पहले पार्लियामेंटेरियन भी तो रहे हैं, चले बहरहाल अब वो नहीं है, तो उन्होंने ये बात बताई अपने प्रोग्राम में कही कि जी शुजा पाशा साहब को एक दफ़ा इन कैमरा ब्रीफिंग यानी खुफिया ब्रीफिंग पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उसमें थी, तो जब शुजा पाशा साहब उस वक्त DGISI थे वो आए, ये नशर हो चुकी है सारी बात, ये चलिए चंद दिन पहले उनके प्रोग्राम में, तो फजलुर रहमान साहब शुरू हो गए हाँ ही वो उन्होंने बड़ा यानी एकदम गुस्से में और बड़े सवालों की बिछाड़ कर दी। तो पाशा साहब ने बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने याज़मी साहब ने कहा, मैं इंप्रेस हुआ कि बड़े अच्छे मुकर्रर हैं पाशा साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं लिबिया की बात नहीं करना चाहता, मैं लिबिया से किस तरह से फंडिंग किसको हुई नहीं करना चाहता, और सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता बंद होगी खामोश। उसके बाद अयाज मीर साहब कह रहे हैं कि आप सबसे पूछ लें, जितने MNA जितने सेंटर्स वहां पर मौजूद थे, आप पूछ लें, एक लफ्ज भी फजलुर रहमान साहब ने बोला हो, एक लफ्ज भी उस पूरे सेशन में कई घंटे जारी रहा। तो असद खरल साहब बात तो ये है कि फिर अगर ये बात होगी तो ये तो कहा, जिस तरह आप बड़ा अच्छा किया बाबर साहब ने सारा बता दिया कि अगर किसी आप बाहर के बंदे से, अब तहरीक इंसाफ कहती है हमने 40,000 लोगों के नाम, पते, ID कार्ड, वो इंफॉर्मेशन दी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी 4,000 का दे दे। अभी मैंने आपको बताया रही है कि हमने भी लोकल कंपनी खोली, एक इनफरादी शख्स पाकिस्तानी वो किसी पार्टी को डोनेट कर सकता है, वो कहीं भी बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा है, वो लंदन में बैठा है, लेकिन मसला ये है कि रोस्टर पे खड़े होकर तकरीरें करना, या तो ये आज अपने साथ कागज लेके आते, पूरी कौम के साथ वो शेयर करते कि ये हमारे पास सबूत है। 14 में सर 4 साल नाहली नहीं है, यानी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपने बता दिया कि पाक हुकूमत 2014 में ये 4 साल क्या करते रहे नवाज शरीफ साहब? 14 में जब आपने एक दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में
17 में फैसला भी आ गया कि जनाब इसको प्रोब कर सकती है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट आपकी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आप ड्यूटी बाउंड थे इन द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप कहते चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं आनी थी, तो इसकी रोशनी में हम ये पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का केस खोल रहे हैं। आप प्रोब करते और उसमें सारी आपके पास एजेंसी थी, आपके पास इदारे थे, नैब, एफआईए, तमाम इंटेलिजेंस इदारे सब आपके अंडर थे। वो उसमें मसला होगा ना बाबर साहब, उसमें शायद ये मसला ही होगा। उस वक्त इंडिया से दोस्ती की कोशिशें कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, और इसके साथ साथ वो डेलीगेशन भी इसराइल का, वो मैंने नहीं कहा, वो सारा मरीम साहब ने ट्वीट कर दिया था कि वो लोग भी भेजते रहे इसराइल, तो वो उन दो मुल्कों को कैसे बदनाम करते? अच्छा, अब जो स्टेटस है, इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी है। स्क्रूटनी कमेटी जो है वो सारे जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं, इन्होंने नून लीग और पीटीआई दोनों से कहा कि आप ही अपने एविडेंसेस दें जो आपके पास हैं। पीटीआई ने 40,000 वो अकाउंट्स दे दिए कि जी यहाँ से हमें फंडिंग हुई है, वो उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं। एक और उसकी अपडेट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन है वो भी दे दी है, हुकूमत ने उनको नहीं रोका। अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से स्टेटमेंट ने इंफॉर्मेशन दे रही है। उस स्क्रूटनी कमेटी में तीनों केसेस वो देख रही, तीनों पार्टियों की वही स्क्रूटनी कमेटी। उस स्क्रूटनी कमेटी में स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं, उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एफआईए के नुमाइंदे हैं, फाइनेंस का भी है। जी, वो सारे जो है वो तमाम केसेस की स्क्रूटनी कर रहे हैं। ये एक लंबा छोटी एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज नहीं है। उसामा साहब, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन ले या किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो बैन कर दे, सस्पेंड कर दे, खत्म कर दे। हाँ, कॉन्फिस्केट हो सकता है एज पर लॉ, वो भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वो भी नहीं कर सकते। वो इलेक्शन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट को लिख के देगा कि ना ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी स्क्रूटनी कमेटी बैठी, इस पे ये हमारे पास सबूत आए हैं, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को देगा, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को देगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री उसका 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन अनाउंस करेगी और उसके बाद उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है कि वो फैसला करे कि ये बाकी इस मामले से जो आप चाह रहे थे या जो ये कहानी बना रहे थे कि हुकूमत चली जाएगी, वजीर आजम नाहल हो जाएंगे, पार्टी बैन हो जाएगी, इसमें तीनों को ये ऐसे नहीं सर, कोई ऐसा चक्कर नहीं। इसमें सवाल ट्रक की बत्ती के और फेस सेविंग के और कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।